नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 नए जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई। इनमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं। इसके साथ ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का कोरम पूरा हो गया है। अगस्त 2030 में के.वी. विश्वनाथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। विश्वनाथ 24 मई 2031 तक यानी 9 महीने से ज्यादा देश की टॉप कोर्ट का नेतृत्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथ और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को एससी का जज बनाने के लिए केंद्र से सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने केंद्र को सिफारिश भेजी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होने चाहिए, लेकिन अभी केवल 32 है। कुछ जजों के रिटायरमेंट के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते तक केवल 28 जज ही बचेंगे। इसी वजह से पहले इन 2 जजों की नियुक्ति की जाए। केंद्र सरकार ने कोलेजियम की सिफारिश पर 48 घंटे के भीतर ही मुहर लगा दी। इसके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों जजों की नियुक्ति का पत्र भी जारी कर दिया। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर दी। भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। हिंद महासागर में चीनी जहाज डूबा तो रेस्क्यू के लिए भारतीय नौसेना आगे आई। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चालक दल के 38 सदस्यों के साथ डूब गए चीनी जहाज की तलाश एवं बचाव में मदद के लिए अपने एक P-81 समुद्री गश्ती विमान को तैनात किया। नौसेना ने बताया कि 17 मई को चीनी मात्स्यिक जहाज लू पेंग युआन 028 जहाज के डूबने की खबर मिलने के साथ ही भारतीय नौसेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 900 समुद्री मील दूर दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में अपने टोही विमान को लगा दिया। डूबे चीनी जहाज के चालक दल के सदस्यों में चीन, इंडोनेशिया और फिलीपीन के नागरिक शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने कहा कि PLA के अनुरोध पर भारतीय नौसेना ने तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में खोज और बचाव उपकरण को घटनास्थल पर तैनात किया। समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में भरोसेमंद और जिम्मेदार साझेदार के रूप में भारत के दायित्व का निर्वहन करते हुए भारतीय नौसेना की इकाइयों ने इस क्षेत्र में अन्य इकाइयों के साथ तलाश एवं बचाव प्रयासों में तालमेल स्थापित किया और घटनास्थल पर PLA नौसेना के जंगी जहाजों का मार्गदर्शन किया। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारतीय नौसेना ने चीन की सहायता की। नौसेना ने कहा कि खोज और बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना तैनात है। ऑस्ट्रेलिया ने भी खोज और बचाव प्रयासों में सहायता प्रदान की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीजिंग में कहा कि हमें उम्मीद है कि पड़ोसी देश चीन के साथ संयुक्त खोज और बचाव कार्य जारी रखेंगे और लोगों की जान बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कई बड़े जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। बात जब टाइटैनिक जहाज की होती है तो लोगों में जानने की उत्सुकता ज्यादा बढ़ जाती है। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 की रात को अटलांटिक ओशन में डूब गया था। हाल ही में समुद्री शोधकर्ताओं की एक टीम ने पहली बार टाइटैनिक का डिजिटल स्कैन पूरा किया है। समुद्री शोधकर्ताओं टाइटैनिक का डिजिटल स्कैन पूरा करने के लिए पूरे 6 हफ्तों का समय लिया। इस दौरान उन्होंने जहाज से जुड़े कुछ खास जानकारियां भी साझा की। इस बात की जानकारी देते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली कंपनी ने 18 मई को कहा कि समुद्री शोधकर्ताओं की एक टीम ने जहाज के आसपास के मलबे के क्षेत्र की 3D मैपिंग की है। शोधकर्ताओं ने मलबे और उसकी चारों ओर 3 मील के दायरे को स्कैन करने के लिए 2 लंबी दूरी से चलने वाली सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने जहाज पर यात्रियों का कुछ निजी सामान भी पाया, जैसे जूते और घड़ियां। शोधकर्ताओं ने डेटा के रूप में 15,000 फोटो हासिल की, जो पहले कभी भी किए गए किसी भी पानी के नीचे के 3D मॉडल से 10 गुना बड़ा है। जैसा कि समुद्र के अंदर खोज करने वाली फर्म कंपनी मैगलन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड पार्किंसन ने दावा किया है,
डॉक्यूमेंट्री निर्माता अटलांटिक प्रोडक्शंस के प्रमुख एंथनी गिफेन का कहना है कि नई फोटो क्वालिटी के मामले में बहुत बेहतर है, क्योंकि टाइटैनिक की पिछली फोटो अक्सर कम रोशनी में ली गई थी। 3D मैपिंग करने वाली टीम ने बताया कि इससे कई तरह की और जानकारियां हमें मिल सकती हैं। इस नई तरह की फोटो रियलिस्टिक 3D मॉडल में बो और स्टर्न सेक्शन दोनों अच्छी तरह से कैप्चर किए गए। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जिसमें प्रोपेलर पर सीरियल नंबर भी बेहद ही साफ तौर पर दिख रहा है। ये पूरी तरह से एक डिजिटल कॉपी है। एंथनी गिफेन ने कहा कि ये हर तरह से टाइटैनिक का एक जुड़वा लगता है। उन्होंने कहा कि हालांकि डॉक्यूमेंट्री में ऐतिहासिक जहाज के अधिकांश पहलुओं को कवर किया, जैसा कि हम अब तक जानते हैं कि ये कब डूबा, इसमें कितने लोग थे। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में एनीमिया से पीड़ित कंबोडिया की महिला धावक बो समनांग ने बारिश में भीगकर 5000 मीटर दौड़ पूरी की है। बारिश शुरू होने के बावजूद वो ट्रैक पर 90 सेकंड तक अकेली दौड़ती रही और अपनी दौड़ को पूरा किया। सभी लोग कंबोडिया की इस महिला धावक के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर समनांग का इंटरव्यू 16 मई को जारी होने के बाद उनका वीडियो वायरल हुआ। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 5 से 17 मई तक कंबोडिया में हुई। 8 मई को वुमेन्स के 5000 मीटर दौड़ का आखिरी इवेंट था। सभी एथलीट्स के दौड़ पूरा करने से पहले ही बारिश शुरू हो गई। जब ट्रैक पर कंबोडिया की बो समनांग अकेली थी और वो दौड़ अभी पूरी नहीं कर पाई थी, तब भी बारिश हो रही थी। समनांग ने बारिश में भीगते हुए ही दौड़ को पूरा किया। इस दौरान लोग ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई करने लगे। पहले स्थान पर रहने वाली एथलीट ने 6 मिनट पहले ही दौड़ को पूरा कर लिया था। समनांग ने बताया कि मैं एनीमिया से पीड़ित हूँ। इवेंट के दिन तबीयत भी खराब थी, ऐसे में मैं धीरे धीरे दौड़ रही थी। मैं दौड़ को पूरा करना चाहती थी। इवेंट शुरू होने से पहले मुझे अंदाजा था कि शायद दौड़ पूरा करने से पहले बारिश शुरू हो जाएगी, पर मैंने तय कर रखा था कि मैं दौड़ पूरी कर रहूंगी। मैं कंबोडिया का प्रतिनिधित्व कर रही थी। स्टेडियम में लोगों का पूरा साथ मिल रहा था, इसलिए बारिश होने के बावजूद मैंने दौड़ को पूरा किया। मेरे पास दौड़ को बीच में छोड़ने की स्वतंत्रता थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि जो लोग इसे देखने आए हैं उन्हें निराश करूं। जब उनका साथ मिला तो मैंने दौड़ को पूरा कर लिया। अब सफदरगंज रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास बनेगा। भारतीय रेल देश भर में रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने में लगी हुई है। इसी के तहत दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। इस स्टेशन का पुनर्विकास कुल 384 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्टेशन पर सभी आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्टेशन में एक भवन का निर्माण भी किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अत्याधुनिक होगा। इस भवन के ग्राउंड फ्लोर पर अराइवल हॉल, टिकटिंग, शॉपिंग एरिया के साथ यात्रियों के लिए वेटिंग लाउंज जैसे विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही भवन की पहली मंजिल पर एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट और गेमिंग जोन इत्यादि जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने 4 साल 29 दिन बाद आईपीएल शतक लगाकर 8 महीने में क्रिकेट के हर फॉर्मेट और टूर्नामेंट में अपना कमबैक पूरा कर लिया है। 2019 में 70वें इंटरनेशनल शतक के बाद सितंबर 2022 तक विराट के बैट से कोई सेंचुरी नहीं आई थी। विराट 50 का आंकड़ा तो पार कर पा रहे थे, लेकिन शतक नहीं लगा पा रहे थे। फिर कोहली ने 8 सितंबर 2022 को T20 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रन की नॉट आउट पारी खेली। बस यहीं से इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बड़े कमबैक की कहानी शुरू हो गई। तब से अब तक T20, वनडे और टेस्ट में शतक के साथ उन्होंने आईपीएल में भी शतक का सूखा खत्म कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक में उन्होंने 4 ही छक्के लगाए। इस मैच के बाद उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भी फोकस कर रहे हैं। इसी कारण वो टाइमिंग के साथ चौके मारने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। विराट के कमबैक से पहले उनके स्ट्रगल के बारे में थोड़ा जानते हैं। 22 नवंबर 2019 को कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में कोहली ने 194 बॉल पर 136 रन बनाए। ये उनके करियर की 70वीं इंटरनेशनल सेंचुरी थी।
इस शतक के बाद उन्होंने 18 टेस्ट, 23 वनडे और 31 T20 मैच खेल लिए, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं लगा सके। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।